हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सूरज चौधरी और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम किस चैप्टर से हम लोग बात करेंगे? हेरिडिटी से बात करेंगे। ठीक है, तो ये है क्लास 10th का बायोलॉजी। ठीक है, इसमें हेरिडिटी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे भी कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप ये वीडियो पूरा का पूरा अगर 100% देख लेते हैं तो आपके बोर्ड हो या प्री बोर्ड हो, कहीं से भी यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना, सारा का सारा डाउट आपका क्लियर होगा और हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं या फिर इन फ्यूचर आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा, ठीक है, सारे के सारे हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो हमारा है हेरिडिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ रिवाइज कर लेना चाहिए कि इनहेरिटेंस क्या है या फिर हेरिडिटी क्या है। ठीक, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग और फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक, अब कहीं पे मान लीजिए पूछा गया कि इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी को डिफाइन कीजिए। ठीक, तो इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जो ट्रेट होते हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आते हैं या फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आते हैं। यही क्या हो जाता है आपका इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी हो जाती है। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा गया कि वेरिएशन क्या है। ठीक, तो वेरिएशन आर डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीसीज। ठीक, वेरिएशन क्या होता है कि वेरिएशन होते हैं जो वो डिफरेंस होता है कैरेक्टर में किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज में। ठीक, अब देखिए द वेरिएशन, जो वेरिएशन होता है एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम पेरेंट और वेरिएशन अकरिंग इन जर्म सेल आर कॉल्ड हेरिटेबल और जर्मिनल वेरिएशन। अब वेरिएशन देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके के वेरिएशन हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि हेरिटेबल या फिर जर्मिनल वेरिएशन क्या होते हैं, तो ऐसे वेरिएशन जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में आए, ठीक है, पेरेंट से आ जाए वेरिएशन, किस में? ऑफ स्प्रिंग में आ जाए। ठीक, और कहाँ पे होगा ये? जर्म सेल में होगा, जर्मिनल सेल में होगा। ठीक, उसको हम लोग क्या कहेंगे? जर्मिनल वेरिएशन कहेंगे। फिर वेरिएशन व्हिच आर नॉट पास ऑन टू द ऑफस्प्रिंग और अकर्ड इन द बॉडी सेल एक्सेप्ट जर्म सेल आर कॉल्ड नॉन हेरिटेबल या फिर सोमैटिक वेरिएशन। जो सोमैटिक वेरिएशन होता है वो एक पेरेंट से या उसके ऑफस्प्रिंग में नहीं जाता है। ठीक, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में नहीं जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन हेरिटेबल, मतलब वो हेरिट नहीं होगा, मीन्स इनहेरिट नहीं होगा, वो एक से दूसरे में नहीं जाएगा। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक, जो वेरिएशन होता है उसका एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हो जाना ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन ए स्पीसीज डू नॉट इंश्योर इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ईच वेरिएंट इन द इन्वायरमेंट। ठीक, जो वेरिएशन होता है, ठीक, जो मान लीजिए जो वेरिएशन का एक्यूमुलेशन हुआ वो सर्वाइवल के लिए सभी को सेम चांस नहीं देता है, उसमें अलग अलग चांसेस मिलते हैं सर्वाइवल के लिए। कुछ स्पीसीज हो सकता है सर्वाइव करें और कुछ ना सर्वाइव करें। ठीक, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये मेंडल क्या है भाई? फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं और मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था पाइसम सटाइवम प्लांट के ऊपर। ठीक है, वो स्वीट पी हम लोग उसे कहते हैं। तो उन्होंने 3 नियम दिए थे, तो हम यहाँ पर सिर्फ नियम आपके लिए लेकर के आए हैं जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। और लॉ, वो 3 नियम कौन कौन से? एक एक नियम को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर इसी का नाम हो जाता है प्योरिटी ऑफ गैमीट। ठीक है, फिर तीसरा हो जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंडल के फर्स्ट लॉ को। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, वो क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट, ठीक, ये कहता है कि व्हेन होमोजाइगस इंडिविजुअल, ठीक, होमोजाइगस इंडिविजुअल का मतलब मान लीजिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों होमोजाइगस हैं, ये भी क्या है? होमोजाइगस है। ठीक, विथ वन और मोर सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक, अब उनके पास एक सेट है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का, मान लीजिए क्या है कैरेक्टर? इनका टालनेस है, इनका क्या है भाई? ड्वार्फनेस है। ठीक, इनका ड्वार्फ है ये। अब मान लीजिए टाल भी हैं और राउंड भी हैं। ठीक, तो ये मोर देन क्या हो गया? मोर देन वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए। ठीक, इसके क्रॉस दियर ऑफ स्प्रिंग है बोथ द कंट्रास्टिंग जीन ऑफ ए पेयर। ठीक, अब इनके पास देखेंगे आप कैपिटल टी भी आ गया, ठीक, टालनेस वाला भी आ गया और डार्कनेस वाला भी हो गया। ठीक, बट ओनली द डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? जो डोमिनेंट एलील है, जो कैपिटल टी है वो क्या है? वो डोमिनेंट एलील है, यही क्या हो रहा है? एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक,
एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड रिसेसिव वन इज मास्क। जो रिसेसिव वाला होता है वो क्या हो जाता है, मास्क, मतलब वो अपने आप को, रिसेसिव मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मास्क का मतलब वो छिप गया, ठीक है, वो दिखाई नहीं दे रहा, अपीयर नहीं हो पा रहा, एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, तो वही क्या हो जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, यहाँ पे इस लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहा गया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में सिर्फ ये कहा गया है कि जब होमोजाइगस, ठीक है, इंडिविजुअल, चाहे उनके पास एक कैरेक्टर हो या एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो, ठीक है, जब वो क्रॉस करवाए जाते हैं तो उसमें से सिर्फ क्या होता है, डोमिनेंट एलील ही एक्सप्रेस होती है, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है। ठीक, अब आपको कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। मान लीजिए कि कोई पौधा है टाल, ठीक, और वो पौधा क्या है, और पौधे का जो सीड है उसका राउंडेड सीड है, ठीक, राउंडेड सीड है। अब एक पौधा क्या है, ड्वार्फ है, और सीड कैसी है, राउंडेड ना होकर के रिंकल्ड हो गई। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो कैपिटल टी बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपको डोमिनेंट वाले क्या हो, एक्सप्रेस हो रहे हैं, रिसेसिव वाले हैं तो, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, मास्क हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, फर्स्ट लॉ हो गया आपका। अब आते हैं सेकंड लॉ पे। ठीक, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है या फिर प्योरिटी ऑफ गैमीट। ठीक, व्हेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, ठीक, दैट इन ए हेट्रोजाइगस हाइब्रिड। अब वहाँ पे होमोजाइगस था, मतलब वहाँ पे कैपिटल टी था, लेकिन जब सेकंड लॉ की बात करेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करेंगे, तो हेट्रोजाइगस हो जाएगा, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएंगे। ठीक, हाइब्रिड, द टू एलील ऑफ जीन रिमेन टुगेदर। यहाँ पे देखिए टू एलील तो हैं इसके पास, मतलब एक कैपिटल टी वाला है, एक डोमिनेंट वाला है, एक रिसेसिव वाला है, दोनों एलील हैं। ठीक, विदाउट ब्लेंडिंग एंड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, ब्लेंड नहीं हो पा रहे हैं, मिक्स नहीं हो पा रहे हैं। दे सेपरेट एंड ओनली वन एलील इंटर इन ईच गैमीट। अब ये क्या होते हैं, ये सेपरेट हो जाएंगे और एक ही गैमीट क्या होगा, इंटर करेगा गैमीट में। ठीक, अब मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो यहाँ पे देखिए दोनों क्या हो जा रहे हैं, ये अलग अलग हो जा रहे हैं, अलग अलग हो जा रहे हैं। ठीक, दोनों अलग अलग हो जाएंगे और एक ही क्या करेगा, इंटर करेगा गैमीट में। ठीक, तो ये था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या हुआ कि दो एलील थे, ठीक है, दोनों कैसे एलील थे, हेट्रोजाइगस थे, मतलब एक कैपिटल टी तो दूसरा क्या था, स्मॉल टी था, लेकिन दोनों क्या होंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, और एक ही इंटर करेगा किसमें, गैमीट में। अब थर्ड लॉ है जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट दैट ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। ठीक, अब मान लीजिए कि कोई कैरेक्टर जो था वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहा है, ठीक, इनहेरिटेंस के दौरान। ठीक, इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील ऑफ ईच पेयर इन द गैमीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अदर पेयर ऑफ एलील। ठीक, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये कहा जा रहा है कि इनहेरिटेंस के दौरान क्या हो रहा है कि जो दो पेयर हैं, जो अलग अलग कैरेक्टर हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब, अब यहाँ पे मान लीजिए एक राउंड है और एक क्या है, रिंकल्ड है। ठीक, दो अलग अलग कैरेक्टर हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील ऑफ ईच पेयर इन द गैमीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर पेयर ऑफ एलील। अब जैसे कि राउंड राउंड जो डाइहाइब्रिड क्रॉस जो आप लोग बनाते हैं, ठीक है, राउंड और येलो हो गया यहाँ पे। ठीक, राउंड और येलो। ठीक, राउंड येलो लिखेंगे तो यहाँ पे आपका कैपिटल हो जाएगा, फिर यहाँ पे रिंकल्ड और आपका क्या हो जाएगा, अब आप ग्रीन कर देंगे तो स्मॉल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए टू पेयर हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के, एक पेयर ये एक पेयर ये, दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एलील क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, फ्री हैं, किसी के साथ भी जा करके ये मिक्स हो सकते हैं, तो यही क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, अब उसके बाद जब आप आएंगे तो देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन सम एनिमल इज कंट्रोल्ड बाय एनवायरमेंटल टेम्परेचर। ठीक, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, एट व्हिच फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट। ठीक, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, ठीक, एग क्या हुआ भाई, एग जो है फर्टिलाइज्ड हो गया। ठीक, अब वो जिस टेम्परेचर पे रखा जाएगा, जिस टेम्परेचर पे रखा जाएगा वो टेम्परेचर डिटरमाइन करेगा, बताएगा कि जो आने वाली ऑफस्प्रिंग होगी मेल होगी या फिर फीमेल होगी, कुछ एनिमल्स में केवल। ठीक ठीक, अब देखिए इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। यहाँ पे देखिए इन स्नेल क्या होता है, स्नेल में जो आप लोग तालाब में देखते होंगे, ठीक है, स्नेल, ठीक, जिसको हम लोग तेलहा कहते हैं कॉमनली। ठीक, स्नेल में क्या होता है, ये मोलस्का का है एनिमल। ठीक, मोलस्का का है। इंडिविजुअल कैन चेंज दियर सेक्स व्हिच इंडिकेट दैट सेक्स इज़ नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। ठीक, अब देखिए यहाँ पे स्नेल क्या है भाई, स्नेल क्या करते हैं, अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक, सेक्स चेंज दियर सेक्स, ये स्नेल क्या करते हैं, अपने सेक्स को चेंज कर लेते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि कुछ एनिमल्स में जेनेटिकली सेक्स डिटरमाइन नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे तो एक और ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक और ऑर्गेनिज्म है, क्या है,
ऑफ्रियोट्रोका, ठीक है। ऑफ्रियोट्रोका मैंने जब पढ़ाया था तभी बताया था। ऑफ्रियोट्रोका इज मेल, ठीक। ये क्या है भाई, मेल है, ठीक। व्हेन यंग, जब ये यंग रहेगा तो किस में रहेगा, ये मेल में रहेगा, ठीक। एंड चेंज टू फीमेल लेटर ऑन, लेकिन ये बाद में क्या हो जाता है, ये फीमेल हो जाता है। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है ये क्या होते चले जाएंगे, फीमेल होते जाएंगे। कौन, ऑफ्रियोट्रोका है। और स्नेल क्या करते हैं, अपने सेक्स को चेंज कर लेते हैं, ठीक। लेकिन जब ह्यूमन बीइंग की बात आएगी तो इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जेनेटिकली सेक्स डिटर्मिनेशन होता है किसमें, ह्यूमन बीइंग में। यहाँ पे देख सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। अब देखिए जो ह्यूमन होते हैं उनके पास, मेल के पास क्या होता है भाई, मेल के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल के पास क्या होता है, फीमेल के पास एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जब आप मेल का एक्स क्रोमोसोम आएगा, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम आएगा, तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, यहाँ पे गर्ल बेबी बन जा रही है, ठीक। और फिर जब फीमेल एग का जो है कौन सा क्रोमोसोम आएगा, मतलब फीमेल का आएगा एक्स क्रोमोसोम और मेल का आएगा वाई क्रोमोसोम, तो आप स्प्रिंग क्या होगी, एक्स और वाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बॉय का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, सेक्स जो होता है जेनेटिकली डिटरमाइन होता है, और कुछ एनिमल्स में एनवायरनमेंट का टेम्परेचर डिटरमाइन करता है, और कुछ एनिमल क्या होते हैं जैसे कि ऑफ्रियोट्रोका, ये यंग रहेगा तो क्या रहेगा, मेल में रहेगा, लेकिन लेटर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो फीमेल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। इससे पहले जो हम लोगों ने कुछ पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंट, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। अब उसके बाद हमने थोड़ा सा पढ़ लिया क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ लिया, इनहेरिटेंस पढ़ लिया, ठीक है। डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है ये हमने जान लिया। उसके बाद आपको जानना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहेंगे बेटा, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो यहाँ से अलग क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। हमने यहाँ पे आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 20 रखे हैं, और 20 के 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या है इसका आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक, एक एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें लिया गया कैपिटल टी और प्योर टाल प्लांट। कैपिटल टी क्या होता है भाई, ये टाल होता है। जो प्योर टाल प्लांट था इज क्रॉस्ड विद अ प्योर सार्ड प्लांट, जो पौधा दूसरा था वो क्या था, वो सार्ड था। वो कैसा था, स्मॉल टी। द रेशियो ऑफ प्योर टाल प्लांट टू प्योर सार्ड प्लांट इन F2 जनरेशन विल बी। अब यहाँ पे F1 की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, F2 की बात कर रहा है। तो आप लोग F1 में जानते हैं कि क्या होगा, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, टाल हो जाएंगे, ठीक है। F1 में क्या हो जाएगा भाई, सारे के सारे टाल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो गैमीट बन जा रहा है इसका कैपिटल टी बन जा रहा है, यहाँ पे जो गैमीट बनेगा वो स्मॉल टी बनेगा, ठीक है। ये पेरेंटल जनरेशन है, ठीक है। क्या है ये पेरेंटल जनरेशन है, और उनकी जो गैमीट बनी यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या हो जा रहा है भाई, गैमीट हो गया। अब जब इनका आप लोग क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सारे के सारे क्या हो गए, टाल हो गए। ये कौन सा है, ये F1 जनरेशन है, ठीक। F1 जनरेशन में सारे के सारे टाल हो जाएंगे, लेकिन ये बात किसकी कर रहा है, F2 जनरेशन की बात कर रहा है। तो F2 जनरेशन की जब बात कर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे F1 का F1 से क्रॉस करवा देना है। मीन्स आपको क्या करना है अब, ठीक, कैपिटल टी और स्मॉल टी आपका आया था F1 जनरेशन में, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ले लेंगे, फिर यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी ले लेंगे, ठीक। अब इसका जो गैमीट बनेगा बेटा, अब जब गैमीट की बात करोगे तो कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएंगे, फिर कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी आपका अलग हो गया, ठीक। जब आप इनको क्रॉस करवाएंगे तो देखिए कैपिटल टी किसके साथ मिल जा रहा है, कैपिटल टी के साथ मिल जा रहा है। फिर यही कैपिटल टी किसके साथ मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी बना लेगा। फिर स्मॉल टी किसके साथ मिलेगा, कैपिटल टी के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये स्मॉल टी किसके साथ मिलेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसने क्वेश्चन क्या किया था, द रेशियो ऑफ प्योर टाल प्लांट। यहाँ पे क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना है, प्योर टाल प्लांट की बात कर रहा है रेशियो की, ठीक। तो प्योर टाल प्लांट और प्योर सार्ड प्लांट इन F2 जनरेशन, ये आपकी क्या आ गई, F2 जनरेशन आ गई। तो आप देखिए यहाँ पे प्योर टाल कौन है, 1 है, और प्योर सार्ड कौन है, 1 है। तो यहाँ पे रेशियो कौन सा आपका सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्योर टाल ये है, प्योर टाल ये है, और ये जो टॉल है लेकिन इसके पास क्या है, ये प्योर नहीं है, इसके पास रिसेसिव एलील भी हैं, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के विषय में आपको देखना है कि कौन कौन से इसमें से बात सही लिखे हुए हैं, ठीक। तो पहला आपका क्या है कि कैरी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, ठीक। क्रोमोसोम क्या कर देते हैं, कैरी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक। अब उसके बाद जो आता है आपका क्या आता है, उसके बाद जो आता है कि
आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। ठीक, ये क्या हैं, ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या है भाई, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट हैं। फिर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक, फिर उसके बाद आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, आपका ऑप्शन ए है ए फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी है थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि तो पहला आपका क्या चला जाएगा, सही चला जाएगा। पहला वाला ऑप्शन सही, कैरी द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन लेकर के जाएगा क्रोमोसोम। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे देखिए दूसरा वाला आपका सही चला जाएगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। फिर आपका कौन सा सही चला जाएगा, आपका सही चला जाएगा चौथा वाला, आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक, अब ये जो इसका तीसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें लिखा ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल, तो हमेशा ये पेयर में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, सी वाला, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। ठीक, अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कंसिस्ट द फॉलोइंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से चुनना है। ठीक है, द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई व्हाट इज इनहेरिटेड फ्रॉम मदर। तो पहला आपका स्टेटमेंट वैसे चला गया गलत, क्योंकि मदर के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फादर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फिर दूसरा वाला ऑप्शन है द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई व्हाट इज इनहेरिट्स फ्रॉम फादर। ठीक, तो ये आपका सही चला गया। फिर द प्रोबेबिलिटी हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन द फीमेल चाइल्ड, ये बात बिल्कुल गलत है, 50-50% सिर्फ चांस होता है। द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। तो आपका यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है भाई, आपका दूसरा और चौथा वाला सही जा रहा है। तो आपका इसमें से कौन सा सही है, दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान से देख लिया ना आपने, कोई दिक्कत होगी तो बताना कमेंट करके। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका कहता है कि ईच गैमीट कैरी ओनली वन एलील। ठीक, हर गैमीट क्या करता है, सिर्फ एक एलील को कैरी करता है। ठीक, दिस इज प्रपोज्ड इन व्हिच लॉ, अब ये किस लॉ में बताया गया है भाई। ठीक है, किस लॉ में बताया गया है, तो आपको ध्यान करना है कि किस लॉ में ये कहा जाता है कि गैमीट के पास सिर्फ एक एलील होते हैं। तो गैमीट के पास एक एलील होते हैं, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहा गया था। किसमें कहा गया था, सेग्रीगेशन में कहा गया था। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहा गया था। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है आपका, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ ए बेबी। ठीक है, अब बताओ भैया कौन सा स्ट्रक्चर है जो डिटरमाइन करता है कि बेबी का सेक्स क्या होगा। ठीक, तो इसमें साइटोप्लाज्म आपका गलत, न्यूक्लियस आपका गलत, सेल मेम्ब्रेन आपका गलत, सही कौन सा है, क्रोमोसोम सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आएंगे तो आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स के फादर कौन है भाई, मेंडल दादा है, बिना देखे इसमें टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। फिर आपका आ जाएगा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन, तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा ध्यान से इसका आंसर देना है। पढ़ो भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल कब एक्सचेंज होता है भैया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नहीं होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगा, बडिंग में नहीं होगा, तो किस में आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि a cross between, ठीक है, a tall plant capital TT and short p plant small tt resulted in progeny that were tall all tall plant because। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे पौधे टाल जो हो गए या फोन जनरेशन में आपने देखा अभी। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में, तो ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि जो टालनेस था वो क्या था, रिसेसिव था। यहाँ पे देखिए रिसेसिव ट्रेट है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, टालनेस इज डोमिनेंट ट्रेट। तो आपका ऑप्शन ए ही सही जाएगा, जो टालनेस था वो डोमिनेंट ट्रेट था। जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और जो रिसेसिव होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। फिर क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से इनकरेक्ट है। चलो भैया जल्दी से बताओ। ठीक, फॉर एवरी हार्मोन देयर इज ए जीन। ठीक है, फॉर एवरी हार्मोन देयर इज ए जीन, नहीं सही नहीं है। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज ए जीन, ये भी नहीं सही है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज ए जीन, ये भी सही नहीं है। फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज ए जीन, ये वाला ऑप्शन आपका सही चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ गया स्क्रीन पे। द मेलनेस ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई। ठीक है, मेलनेस जो बच्चा होगा वो मेल होगा, किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, एक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट, गलत।
वाई क्रोमोसोम इन द जाइगोट सही है, ठीक है, वाई क्रोमोसोम से ही डिटरमाइन करेगा, बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन के पास आते हैं। नया क्वेश्चन आपका है अ जाइगोट व्हिच हैज एक्स क्रोमोसोम, एक कोई जाइगोट है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू, अब भैया जब फादर से एक्स आ गया तो मदर का तो एक्स आना ही है, तो बच्चा क्या होगा, गर्ल होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद आते हैं अ ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, ठीक है, अब कोई ट्रेट है, कोई कैरेक्टर है, वो जो इन्फ्लुएंस किया जाता है ऑर्गेनिज्म में, किसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, ए ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाई, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, ऑप्शन यहाँ पे है, आपको समय दिया गया है, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या है इसका आंसर, ठीक है। जो ट्रेट होता है बेटा, जो ऑर्गेनिज्म का जो ट्रेट होता है वो इन्फ्लुएंस किया जाता है किसके द्वारा, पेरेंटल डीएनए ओनली, ठीक है, पैटर्नल डीएनए ओनली, ठीक है, पैटर्नल डीएनए से नहीं होता है, ठीक है, केवल पैटर्नल डीएनए से थोड़ी ना होगा, मतलब कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ फादर के डीएनए से, मैटरनल का मतलब हो जाएगा मदर के डीएनए से, ठीक है, तो भैया दोनों का होना चाहिए ना, बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए, ठीक, यहाँ पे माँ और बाप दोनों के डीएनए से जो क्या होते हैं, ट्रेट मतलब लक्षण जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कि फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सेलेक्ट द करेक्टर व्हिच कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड, भैया देखो इसमें इतने सारे करेक्टर दिए हैं, ठीक, ये करेक्टर हैं, अब ठीक है, ये एक्वायर तो किया जा सकता है लेकिन इनहेरिट नहीं किया जा सकता। कलर ऑफ आई इनहेरिटेड है, ठीक है, साइज ऑफ बॉडी आपका ये नहीं है, आप मान लो आपका आप जो है बहुत हट्टे कट्टे हैं लेकिन आपके पापा की हाइट छोटी है तो ये इनहेरिट थोड़ी ना किया गया, ठीक है। कलर ऑफ स्किन इनहेरिट किया जा सकता है, नेचर ऑफ हेयर ये इनहेरिट किया जा सकता है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बॉडी वाला सही है, ठीक है, बॉडी वाला सही है, ठीक, कौन सा, साइज ऑफ बॉडी इनहेरिट नहीं किया जा सकता। अब देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन, ठीक, जीन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन करता है उसी को आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक, जीन आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, तो जीन क्या होते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, बेस सीक्वेंस ऑफ बेसिस, बेस के सीक्वेंस होते हैं कहाँ पे, डीएनए मॉलिक्यूल में, ठीक, तो ये आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट जा रहा है। फिर दूसरा है अ जीन डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन, जो जीन होता है वो कोडिंग नहीं करता है प्रोटीन के लिए, तो ये आपका क्या इसमें से डिस्क्राइब करना था जीन को, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। फिर आएंगे किसके पास आएंगे भैया, आपका है यहाँ पे इन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल में ऑफ ए गिवन स्पेसीज आ स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम, तो ये आपका हो जाता है सही, ठीक। अब फिर उसके बाद आपका सही कौन सा हो गया, सही हो गया आपका पहला और तीसरा। फिर चौथा देख देते हैं, ईच क्रोमोसोम हैज़ ओनली वन जीन, ये भी आपका हो जाता है गलत, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही चला जाएगा भैया, आपका ऑप्शन सही जाएगा पहला और तीसरा, तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा सही है, बी नंबर आपका सही है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए आपका असर्शन और रीजन बेस का क्वेश्चन आ गया, ठीक, असर्शन और रीजन बेस का क्वेश्चन आ गया, इसको आप जल्दी से बताइए, इसमें असर्शन और रीजन में है, ठीक। तो डोमिनेंट एलील इज एलील हुज फिनोटाइप एक्सप्रेस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील ऑफ दैट जीन, ठीक, तो भैया बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है, एकदम सही है। जो डोमिनेंट एलील होता है वो अगर मान लो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो यहाँ पे देखिए डोमिनेंट एलील इज एन एलील हुज फिनोटाइप एक्सप्रेस, इसका जो फिनोटाइप है, ठीक है, कैपिटल टी है वो एक्सप्रेस होता है, चाहे अनदर एलील हो भी यहाँ पे तो भी ये अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, ठीक। अब उसके बाद रीजन दिया जा रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल टी, ठीक है, ये क्या होता है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक, मतलब कि अगर मान लो कि कैपिटल लेटर्स एग्जांपल के लिए टी लिखा गया है, ये नहीं कि हमेशा हम कैपिटल लेटर में टी ही यूज करेंगे, ठीक, जो डोमिनेंट होगा उसको हम कैपिटल टी एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक, कैपिटल टी से उस कैपिटल लेटर से जो डोमिनेंट होते हैं उसे रिप्रेजेंट किया, तो भैया बोथ सही है, ठीक, और एक्सप्लेनेशन भी ज़बरदस्त कर रहा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है पहले ये बताओ, ठीक। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये इसके बारे में थोड़ी ना ये बता पा रहा है कि डोमिनेंट एलील ये क्यों जो है एक्सप्रेस करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, ठीक, बट जो रीजन है आपका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही चला जाएगा, ऑप्शन आपका बी के साथ आप जाएंगे, ठीक है, बी के साथ आप जाएंगे। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन रहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, तो भैया न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट, चलो भाई बताओ, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस में क्या क्या
प्रेजेंट होते हैं। ठीक, 17 नंबर का क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 17वें पे हैं। ठीक, तो देखिए क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है, जीन होता है, तो बस सही आपका क्या है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक, फिर उसके बाद आएंगे अ सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड। ठीक है, अब कोई सेक्शन है डीएनए का, ठीक है, वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन, प्रोटीन के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो बता रहा है। तो बताओ इसमें से कौन सा सही है भाई। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक, कमेंट करो यार, जल्दी से कमेंट करो, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। ठीक है, जल्दी से बताओ, अ सेक्शन ऑफ डीएनए। ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। चलो भाई, नहीं बता पा रहे हो, चलो भाई हम ही बता देते हैं और क्या। ठीक है, कौन सा सही है। ठीक, तो सेक्शन ऑफ डीएनए क्या होता है। ठीक, तो डीएनए का सेक्शन क्या है भाई, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोटीन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड, क्या होता है आपका, जीन ही तो होगा इसमें से, काहे इतना सोचने लगते हो, जल्दी से कमेंट करके बता दिया करो। फिर 19 नंबर में आएंगे, 19 नंबर में फिर असर्शन और इन ह्यूमन मेल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, ये तो बिल्कुल असर्शन आपका क्या है, सही है। ठीक, मेल हैव 2x क्रोमोसोम, तो भैया मेल के पास x और y क्रोमोसोम होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप तो कमेंट कर दो कि कौन सा सही है। ठीक है, जो मेल हैं भाई उनके पास लिखा है, सीधा सीधा लिखा है कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही है, पहला आपका तो असर्शन सही चला गया, तो आप किसके साथ जाएंगे, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ। ठीक, जल्दी से कमेंट करो, तो आप सी के साथ जाएंगे। ठीक, चूँकि असर्शन आपका सही है, बट रीजन क्या है, यहाँ पे एक्स वाई होता है, तो ये गलत हो गया। फिर उसके बाद जब आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे असर्शन और रीजन फिर आ गया, ट्रेट लाइक आई कलर और हाइट आर इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक, ये तो बात बिल्कुल सही है। ठीक, चाहे आई का कलर हो चाहे हाइट हो। ठीक है, आई कलर और हाइट, तो अब इसमें अब आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ हाइट वाला क्या होता है, वो ट्रेट, हाइट जो होगा वो इनहेरिट होगा, बॉडी साइज जो होती है, अब हाइट जो होता है वो इनहेरिटेड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रेट चाहे हाइट का हो, लिखा हुआ है कि ट्रेट लाइक आई कलर और हाइट आर इनहेरिटेड, तो ये आपका सही है। ठीक, अब देखिए इनहेरिटेड ट्रेट आर नॉट ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट टू यंग वंस। अब देखो भैया, इनहेरिटेड ट्रेट जो होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है पेरेंट से यंग वन, भैया होता है, तो ये भी आपका सी वाला यहाँ पे ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद आएंगे आप, देखिए 1 मार्क्स क्वेश्चन में अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। उसके पहले हम लोगों ने कर लिया, आपने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, फिर आप उसमें बताइए कितना आपका सही गया था। ठीक है, अब चलो भाई हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में जब आप आएंगे तो मेंडल टुक टाल पी प्लांट। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है कि मेंडल ने क्या किया, टाल पी प्लांट, जो पी प्लांट था, टाल था और 60 पी प्लांट। ठीक, एंड प्रोड्यूस्ड F1 प्रोजनी थ्रू क्रॉस फर्टिलाइजेशन, व्हाट डिड मेंडल ऑब्जर्व इन F1 प्रोजनी। तो भैया आपने देखा होगा कि जो मेंडल दादा थे उनको F1 प्रोजनी में क्या मिला था, सारे के सारे पौधे लंबे मिल गए थे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मेंडल ने ऑब्जर्व किया दैट ऑल पी प्लांट वर टाल इन F1 प्रोजनी। ठीक, F1 प्रोजनी में कितने थे, सारे के सारे टाल थे। ठीक, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि ओनली वन पेरेंटल ट्रेट, ठीक, केवल एक ही पेरेंटल ट्रेट क्या कर रहा है, डोमिनेंट कर रहा है। ठीक है, दूसरे के ऊपर, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, आंसर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल पी प्लांट वर Mendel observed that all pea plant were tall in F1 progeny. This mean that only one parental trait tallness was dominant over one dwarfness. ठीक है, उसके बाद अब आएंगे, यहाँ पे आपको आंसर नहीं दिया गया है, इसको आपने देखना है कि which of the following trait are recessive in pea plant। पी प्लांट में कौन कौन से ट्रेट क्या हैं, रेसेसिव हैं। ठीक, अब भैया ये तो आंसर आप लोग बता दो, अगर इसका नहीं बताओगे तो फिर इसका मतलब पढ़ने का बेकार है ना। तो इसका जल्दी से आंसर बताओ कि जो पी प्लांट है उसमें से रेसेसिव कौन कौन से हैं। ठीक, तो देखो भैया ड्वार्फनेस आपका हो जाता है रेसेसिव। ठीक है, ड्वार्फनेस क्या हो जाता है, रेसेसिव हो जाता है, और रिंकल्ड सीड क्या हो जाता है, रेसेसिव हो जाता है। ठीक, लेकिन इसमें जो वायलेट कलर है वो रेसेसिव नहीं है। ठीक है, तो आपके ड्वार्फनेस और रिंकल्ड सीड क्या है, ये रेसेसिव हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ इज़ फीमेल प्रोड्यूस्ड। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि फीमेल कैसे पैदा होती है, तो जब एक्स क्रोमोसोम किसका जाएगा, फादर का जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, एफ लिख देंगे। ठीक, व्हेन स्पर्म विद एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर फर्टिलाइज द एग। ठीक, जब स्पर्म जो है एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज करेगा एग को, और एग का यहाँ पे एक्स था ही, तो क्या हो जाएगी, गर्ल चाइल्ड हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद आएंगे, देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रोमोसोम आर देयर इन अ सेल।
एक सेल में कितने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं? अब भैया बताओ कितने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, अब देखो इसका आंसर आप लोग देखो, इसका आंसर हो जाएगा कि 2 टाइप के क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। अब सोचो कि 2 टाइप का कैसे। अब देखो पहला वाला आपका क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। और दूसरा वाला क्या है, ऑटोसोम्स। क्या है, ऑटोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था क्वेश्चन, कितने टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं सेल में। तो एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, दूसरा होता है ऑटोसोम। अब आएंगे हम लोग 5वें क्वेश्चन पे। डू अ टेललेस मतलब एक ऐसा माइस मतलब चूहा है, एक ऐसा चूहा है जिसका क्या है, टेल नहीं है। हैव अ टेललेस प्रोजनी, तो उसका जो बच्चा आएगा उसमें भी जो पूँछ होगी वो नहीं होगी। बताओ भैया। डू आ टेललेस माइस हैव अ टेललेस प्रोजनी? नो। अब ऐसा इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। अब क्यों ऐसा नो हो जाएगा, क्योंकि जो टेल था उसको रिमूव किया गया ना, किसके, चूहे से। ठीक, ठीक है। इस क्या है, ये एक्वायर्ड ट्रेट है। अब आपके पास जो बाल है, अब तुम बाल पूरा बनवाते रहो तो आपके बच्चे में तो बाल आएगा ही। ठीक है, ये तो है नहीं कि वो टकला ही पैदा होगा। टकला पैदा होगा लेकिन उसके बाद बाल आएंगे, हल्का फुल्का बाल रहेगा। तो मान लो चूहे के पास पूँछ नहीं थी तो उसके बच्चे के पास पूँछ रहेगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि क्या है, ये टेललेस माइस का जो है ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि नेम द बायोलॉजिकल टर्म यूज टू शो डिफरेंस एमंग इंडिविजुअल। ठीक है, जो उस टर्म को, बायोलॉजिकल टर्म को आपको बताना है कि जो डिफरेंसेस को इंडिविजुअल में शो करता है। ठीक है, अब बताओ ये क्या है भाई। ये तो बहुत आसान को, सबसे पहले जो हमने वीडियो में पढ़ाया था वही है। क्या है, वेरिएशन। क्या है भाई, वेरिएशन है, यही आपका आंसर क्या है, सही है। फिर उसके बाद आएंगे, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन 7 नंबर का है आपका, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग? तो ह्यूमन बीइंग में कितने पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, चलो भाई जल्दी से बताओ। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 23 पेयर। ठीक है, फिर नेम द टाइप ऑफ क्रोमोसोम व्हिच हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब ये क्या है, क्वेश्चन बड़ा आसान है। चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताओगे। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है कि नेम द टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, उस क्रोमोसोम का नाम उस टाइप के क्रोमोसोम का नाम बताना है, व्हिच हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो किसी ऑर्गेनिज्म में जो है सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, उस क्रोमोसोम को बताना है आपको। ठीक, तो चलो मैं बता देता हूँ, उसको क्या कहेंगे, सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे। अब कहीं पे अगर आपको सेक्स क्रोमोसोम ना लिखे मिले, क्या मिल जाए आपको, एलोसोम दिखाई दे दे। क्या मिले, एलोसोम दिखाई दे दे, तो ये भी आपका ऑप्शन सही चला जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब आप आगे आएंगे तो फिर 9 क्वेश्चन नंबर है कि व्हाट आर ट्रेट। ठीक है, ट्रेट क्या होते हैं। ठीक है, अब ट्रेट क्या है, मतलब लक्षण क्या है। ठीक है, द कैरेक्टर इन इंडिविजुअल आर कॉल्ड ट्रेट। ठीक, जो कैरेक्टर होते हैं किसी इंडिविजुअल में वही क्या कहलाते हैं, ट्रेट कहलाते हैं। फिर उसके बाद जब आप आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, कोई मोनोहाइब्रिड क्रॉस थी। ठीक है, राउंड सीडेड प्लांट वाज क्रॉस्ड विद रिंकल्ड सीडेड प्लांट। ठीक, तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही, डाईहाइब्रिड की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड में देखिए यहाँ पे लिखा है राउंड सीड, तो आप लिख देंगे आर, मतलब राउंड सीड हो गया। फिर किसके साथ क्रॉस कराया गया, रिंकल्ड सीड, स्मॉल आर के साथ क्रॉस करवाया गया। ठीक, तो इन F2 जनरेशन जीनोटाइप रेशियो ऑब्टेन 1:1। ठीक, अब जो जीनोटाइप आएंगे F2 जनरेशन में, हाउ मेनी प्लांट्स वर होमोजाइगस राउंड। ठीक, अब भैया देखो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग चलते हैं कहाँ पे, F2 जनरेशन में। तो F2 जनरेशन में जो आपका आएगा, ठीक है, देखिए F2 जनरेशन में जो आपका आएगा, तो F2 जनरेशन में जो आता है उसका आप देखिए, पहले यहाँ पे तो आपका है F1 में आ गया RR, तो F1 का जब आप F1 से करवाएंगे तो ठीक क्या आएगा, RR आएगा, कैपिटल R, फिर आपका क्या आएगा, कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा, कैपिटल R, फिर आपका क्या आएगा, कैपिटल R स्मॉल r आएंगे यहाँ पे, इसके साथ लेकर के जाएंगे तो आप कैपिटल R स्मॉल r, फिर आपका क्या आएगा, स्मॉल r। ठीक, तो ये कह रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि हाउ मेनी प्लांट्स वर होमोजाइगस राउंड। ठीक, तो होमोजाइगस राउंड कितने रहेंगे, ठीक है, तो 25% रहेंगे। कितने, 25% आपके होमोजाइगस राउंड हैं। ठीक है,
अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन आपका जो हो जाता है कि नेम द प्लांट ऑन हुइच मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट। भैया बहुत आसान है, ठीक है। मेंडल ने किस पे किया था, गार्डन पी पे किया था। किस पे, गार्डन पी पे। अब उसका बॉटनिकल नाम क्या हो जाता है, पाइसम हो जाता है और सटाइवम, ठीक है। पाइसम सटाइवम उसका क्या हो जाता है, बॉटनिकल नेम हो जाता है। अब फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज़ F2 जनरेशन, ठीक है। F2 जनरेशन क्या होता है कि, तो F2 जनरेशन की अभी बात की जा रही थी यहाँ पे, ठीक। तो आप बताइए F2 जनरेशन क्या है। तो ऐसी जनरेशन जो F1 जनरेशन को क्रॉस करवाने के बाद मिले, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, आप कहेंगे F2 जनरेशन कहेंगे, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, सेकंड जनरेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, सेकंड जनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज़ द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म का जो है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक। अब ह्यूमन स्पर्म की बात आ गई तो यहाँ पे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप आएंगे तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ ए नंबर का। देखिए ह्यूमन का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें स्पर्म की बात हुई तो यहाँ पे मेल आ जाएगा। तो मेल की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 प्लस वाई, क्या होता है 22 प्लस वाई, या तो फिर क्या होगा 22 प्लस क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे, ठीक। या तो भाई क्या रहेगा 22 प्लस वाई रहेगा, या तो फिर क्या रहेगा 22 प्लस एक्स रहेगा। फिर मेंशन द क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट इन जाइगोट डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ ए मेल चाइल्ड। अब ये बताना है आपको, उस क्रोमोसोम के पेयर को बताना है जो जाइगोट में प्रेजेंट है और बच्चा क्या होगा, मेल होगा। तो बी वाले का आंसर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा 22 प्लस वाई, ठीक है, या तो और कितने होते हैं 22 प्लस एक्स होता है, ठीक। या फिर आप क्या लिखेंगे भाई 24 लिख देंगे, 44 प्लस एक्स वाई लिख देंगे, ठीक। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। अब आएंगे डिफाइन अ जीन। जीन को डिफाइन करना था, उसका आंसर भी मैंने लिख दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग इसको देख करके याद कर लीजिएगा कि अ जीन इज ए सेगमेंट ऑफ फंक्शनल डीएनए ऑन ए क्रोमोसोम ऑक्यूपाइंग अ स्पेसिफिक पोजीशन विथ व्हिच कोडेड फॉर ए स्पेसिफिक ट्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस। अब जीन क्या होते हैं, जीन जो क्रोमोसोम के ऊपर आपका डीएनए होता है उसी पे जीन होते हैं, ठीक। तो जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए फंक्शनल डीएनए ऑन ए क्रोमोसोम ऑक्यूपाइंग अ स्पेसिफिक पोजीशन व्हिच कोड फॉर ए स्पेसिफिक ट्रेट, या तो फिर एक ट्रेट के लिए कोडिंग करेगा या फिर प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए लिखिएगा। एज सच इट इज़ इट इज़ अ हेरिडेटरी डिटर्मिनेंट और यूनिट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इतना आपका इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका आता है कि व्हाट आर इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो भाई इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट आपका जो है 2013 और 2011 में पूछा गया था। तो देखिए आंसर हो जाएगा क्या, द कैरेक्टर व्हिच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इसी फिनोमेना, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कह देते हैं। या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रेट आए उसी को क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं। अब उसके बाद जब आप आएंगे तो आपके लिए नया क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि व्हाट आर एक्वायर्ड ट्रेट कैरेक्टर्स ऑफ आर ट्रेट, ठीक। अब इसका आंसर भी मैंने दे दिया है, द कैरेक्टरिस्टिक्स इज इन एन इंडिविजुअल व्हिच आर नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट, ठीक। व्हिच इज नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट आर कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेट। मान लो कि आपके पेरेंट के पास, आपके पेरेंट कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ठीक है, क्या हैं, साइंटिस्ट हैं, लेकिन आप जो है साइंटिस्ट नहीं बन पा रहे हैं। या फिर किसी बच्चे को आप देख रहे हैं अपने आसपास, उसके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, उनका ब्रेन बहुत ज़बरदस्त है, ठीक, लेकिन उनका बच्चा जो है उस ब्रेन का नहीं पैदा हुआ, ठीक, जो आप स्प्रिंग आई उस ब्रेन की नहीं पैदा हुई। तो देखिए इंडिविजुअल क्या है, जो कैरेक्टर उसके पेरेंट से इनहेरिट ना हो उसी को क्या कहते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर कहेंगे। एंड इंडिविजुअल एक्वायर दिस ट्रेट फ्रॉम नेचर, वो नेचर से वो एक्वायर करता है, ठीक है, उसको वो विरासत में नहीं मिली है जो ट्रेट उसके पास एक्वायर्ड ट्रेट में आ जाता है। जो नॉन इनहेरिटेड ट्रेट होता है, लक्षण होता है, वो उसको विरासत मतलब इनहेरिट होकर के नहीं मिला, वो क्या किया उसने इन्वायरमेंट से गेन किया ना। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, आपके फादर हिंदी मीडियम में पढ़े थे तो उनको इंग्लिश नहीं बोलनी आती है, तो आपको भी हिंदी नहीं बोलना आना चाहिए अगर ये इनहेरिटेड ट्रेड था। लेकिन ये इनहेरिटेड ट्रेड नहीं होता है, ये इन्वायरमेंट से गेन किया जाता है, ठीक है, एक्वायर्ड ट्रेड। अब व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन इन ए सेल, ठीक। तो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो होता है एक सेल में, उसका सोर्स क्या है भाई।
चलो इसका कमेंट करके जल्दी से आंसर बताओ, ठीक है। कमेंट करके जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन इन ए सेल, ठीक। तो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो होता है सेल में, उसका सोर्स क्या होता है। जल्दी से कमेंट करो यार, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, बड़ा अजीब लगता है कि कितना अच्छा वीडियो बनाओ, 2 घंटे लगाए PDF बनाने में, फिर उसके बाद मैं चिल्ला रहा हूँ 1 घंटे से इतना मेहनत करके, ठीक है। तो जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। इसका आंसर क्या होगा भाई, आंसर बहुत आसान है, DNA, ठीक। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यही DNA ही तो है सोर्स में हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन ले जाने का, ठीक। अब नेम द करेक्टर विच शो दियर एग्जिस्टेंट इन F1 जनरेशन, ठीक। अब उस करेक्टर को बताइए कि जो F1 जनरेशन में अपने आपको शो कर रहा है, ठीक। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, आंसर बहुत अच्छे से देना है, ध्यान दे करके देना है। नेम द करेक्टर्स व्हिच शो दियर एग्जिस्टेंट, ठीक है। अब कौन सा करेक्टर है जो शो करेगा F1 जनरेशन में अपना एग्जिस्टेंस शो करेगा भैया, जल्दी से बताओ, कमेंट करो, ठीक है। आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ, नहीं कमेंट करोगे चलो ठीक है, कुछ लोगों ने तो कमेंट किया है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन है आपका कि शो दियर एग्जिस्टेंट इन F1 जनरेशन, ठीक है। नेम द करेक्टर हुई शो दियर एग्जिस्टेंट इन F1 जनरेशन, ठीक। F1 जनरेशन में कौन सा करेक्टर है जो अपनी एग्जिस्टेंस शो करता है, तो वो डोमिनेंट हुई तो हो गया भैया, डोमिनेंट। और जो डू नॉट शो एग्जिस्टेंट अगर यहाँ पे हो जाए, ठीक है, सो यहाँ पे डू नॉट लगा दिया जाए, ठीक। क्या लगा दिया जाए, डू नॉट लगा दिया जाए, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा। चलो इसका भी कमेंट करके बता दो, अगर डू नॉट लगा दिया जाए, डू नॉट शो, तो वो रिसेसिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। चलो भाई अब आगे आते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज़ DNA, ठीक। तो DNA इज़ जेनेटिक बायोमोलिक्यूल, ठीक है, व्हिच इज़ द कैरियर ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। DNA क्या है, जेनेटिक बायोमोलिक्यूल है जो कैरियर का काम करता है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को पेरेंट से ले जाता है उसकी नेक्स्ट जनरेशन में। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, इन व्हिच ईयर वाज मेंडल्स वर्क रीडिस्कवर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कि मेंडल का जो काम था उसको रीडिस्कवर किस सन में किया गया था, ठीक। तो मेंडल का काम जो था उसको रीडिस्कवर करने वाला समय बताइए भाई, किस सन में किया गया था। देखते हैं कितने लोगों को ये याद था, ठीक है। मेंडल का जो भैया वर्क था, मेंडल ने बहुत पहले ही अपना वर्क बता दिया था सब कुछ करके, लेकिन वो दोबारा से रीडिस्कवर किया गया, इसलिए मेंडल को ही फादर माना जाता है जेनेटिक्स का। तो ये 1900 की बात है, कब है, 1900 की बात है, जब क्या हुआ, मेंडल दादा जो थे उनकी डेथ हो गई, क्या हो गई, डेथ हो गई, तो उन्हीं के वर्क को रीडिस्कवर किया गया, इसीलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, मेंडल को कहते हैं। अब उसके बाद हु क्वाइंड द टर्म जीन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन टर्म किसने क्वाइन किया था। जॉनसन ने 1909 में जीन टर्म को क्वाइन किया था। नेम 2 डोमिनेंट कैरेक्टर इन पी प्लांट, ठीक है। अब 2 डोमिनेंट कैरेक्टर आपको बताना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको रिसेसिव ट्रेट बताना था, तो यहाँ पे टालनेस राउंडनेस ऑफ सीड, ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। फिर राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ DNA, अभी मैंने आपको बता दिया था, कमेंट करके बता दीजिएगा आपको ये आता है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए डिफाइन म्यूटेशन, जो अच्छे क्वेश्चन है उसका मैंने आंसर आपको दे दिया है, और बाकी जो आपको हो मैं जानता हूँ कि आप लोग कर सकते हैं वो मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, ठीक। डिफाइन म्यूटेशन, म्यूटेशन को आपको डिफाइन करना है कि सडन चेंज इन द जेनेटिक फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन आर कॉल्ड म्यूटेशन, ठीक। अब कोई चेंज हो गया, ठीक, जेनेटिक फॉर्म में किसी के चेंज हो गया, और किसी ऑर्गेनिज्म के सडन चेंज इन द जेनेटिक फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक फॉर्म में क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म के चेंज हो गया। अब ये क्या हुआ, ये पास हो गया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर हु वाज अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स, एक ऐसे इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर की नाम बताना है जो जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट से पहले ही वो जानते थे, अवेयर थे, उसके बारे में उनको नॉलेज थी। तो चरक क्या थे भाई, चरक वाज द फर्स्ट इंडियन मेडिकल
प्रैक्टिशनर हु न्यू द फैक्टर व्हिच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, वो उस फैक्टर को जानते थे जो सेक्स को डिटरमाइन करता था। अब उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, इट इज़ करेक्ट टू से दैट इफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग अकर ऑन ए फुल मून नाइट द चाइल्ड प्रोड्यूस विल बी मेल, ये माना जाता था। ठीक, तो मान लीजिए कि फुल मून है, क्या है, फुल मून है, तो क्या उस समय अगर जायगोट का फॉर्मेशन हो जा रहा है तो क्या हमेशा ये मेल ही होगा? नो, द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज़ अ मैटर ऑफ चांस, फुल मून हैज़ नथिंग टू डू विथ सेक्स ऑफ चाइल्ड। ठीक, द स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम विच फर्टिलाइज द एग विल डिटरमाइन द सेक्स। ठीक, तो यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन हो गया। ठीक, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा उसमें हम लोग बात करेंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे 60 क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने बात किया था। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन की और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। ठीक, 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन के वीडियो को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 45 मिनट का हो गया है। हम लोगों ने इसमें लगभग 70 क्वेश्चन को कवर कर लिया है, लगभग 70 क्वेश्चन कर लिया है। इससे बाहर आपका जो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में और 2 नंबर में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। आप लोग इसको दोबारा से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया, जो कुछ नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो 3 और 5 मार्क्स का मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे चैनल पे, देखते रहिए नए नए वीडियो को। ठीक है।